नमस्कार, आप देख रहे हैं दीदी अरुण प्रभा। आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में पहली बार 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। तो तब से लेकर आज तक हर साल एक थीम के साथ वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। तो इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर जेगो ओरी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट है और एंटी टबैको कैंपेन के एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अरुणाचल यूनिट के जो है महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी है। तो चलिए आप लोगों को उनसे रूबरू कराते हैं। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, एंटी टबैको कैंपेन के एम्बेसडर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारे अरुणाचल में आप किस तरह से लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं? ये जो हम लोग एंटी टबैको का जो कैंपेन है, मैं पहले से ही कर रहा हूँ। जब मैं ताता में ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें मैंने देखा है कि जो टबैको का जो इश्यूज़ है, टबैको कंजम्पशन और हमारा जो ओरल कैंसर का जो बर्डन है हमारा नॉर्थ ईस्ट का और हमारा भारत और स्पेशली हमारा जो अपना स्टेट का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एंटी टबैको कैंपेन शुरू करता हूँ। तो ताता से ही मैंने शुरू किया था। ताता में मैंने उधर मुंबई, हमारा अरुणाचल प्रदेश से स्टूडेंट यूनियन है, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन मुंबई बोल के है। तो उधर में उनका जो फंक्शन में जाके मैंने लेक्चर देना शुरू किया है कि आप लोग टबैको यूज़ नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ आके बहुत हाई लेवल में, मतलब बहुत रैपिड पेस में हम लोग वो किया था। जैसे स्कूल वगैरह में जाके टबैको कैंपेन शुरू किया है। पावर पॉइंट बना के लोगों को जागरूक किया, स्टूडेंट लोग को लेक्चर दे के उनको सिखाया गया है। फिर स्टूडेंट का यूथ कॉन्फ्रेंस वगैरह में मैंने जाके अवेयरनेस कराया है। फिर हमारा जो गामगू है, गामगू में जाके अवेयरनेस किया है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ किया है। सिर्फ उसमें नहीं है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया वगैरह में भी, यूट्यूब वगैरह में, तो ऐसे करके फिर हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो में, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। फिर IMA का तरफ से, फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का तरफ से हम लोग का एक प्रोग्राम है, आओ गाँव चले। ये एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोग आउटरीच जगह जगह में जाके, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे सेपा जैसा जगह है या फिर तवांग जैसा जगह है, या इस तरह से मतलब आउटरीच में हम लोग जाके अवेयरनेस किया है। उसमें जैसे टबैको का बारे में दिखाया है। और फिर हमारा एक IMA का तरफ से पिंक हेल्थ मिशन बोल के एक कैंपेन है, जिसमें हमारा जो IMA का वुमेन विंग लोग लीड करते हैं। इसमें हमारा जो एडोलेसेंस गर्ल्स, जो गर्ल्स चाइल्ड है, उन लोगों के लिए जो स्पेशली जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करना है, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द सैनिटरी पैड्स, और जब फर्स्ट मेंस होता है तो हाउ टू रिएक्ट। तो इस तरह से जो गर्ल चाइल्ड लोग को हम लोग सिखाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग स्कूल, जैसे BKB स्कूल वगैरह में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड ज़्यादा है, उधर जाके हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, जैसे वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे वगैरह में हम लोग जाके स्कूल में जाके हम लोग सब्जी वगैरह हम लोग लेके प्रैक्टिकली लेके हम लोग दिखाता है। इसमें आयरन है, इसमें जैसे विटामिन C जहाँ में है, और अलग अलग मिनरल्स जहाँ जहाँ मिलते हैं, वो सब हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये रन फॉर हेल्थ भी है प्रोग्राम, जिसमें हम लोग रनिंग करते हैं। मीन्स जैसे हमारा मैराथन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं IMA का तरफ से, और साइकिलिंग भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बीच बीच में, कि हमारा नाहरलगन में से जैसे निर्जली तक हम लोग साइकिलिंग करेंगे, लोगों को मतलब अवेयरनेस कराने के लिए, रन फॉर कैंसर। तो इस तरह से वेरियस हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। और हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान क्लीननेस ड्राइव भी हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग लोगों को मतलब अवेयरनेस फैलाता है कि कितना गंदगी फैलाने से किस तरह से हमारा हेल्थ में इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा एंटी टबैको में भी हम लोग एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। और प्लस हमारा IMA का जो IMA एग्जीक्यूटिव और हमारा डॉक्टर्स पैटर्निटी का तरफ से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहा है ये हेल्थ अवेयरनेस में। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल बहुत ही कॉन्शियस हो रहे हैं लोग। तो कुछ भी अगर बीमार हो गया थोड़ा सा, तो वो लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे उन लोगों को मतलब मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
मेरा पब्लिक से ये अपील है कि मतलब सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ मिलना है, जैसे सेंटर हेल्थ सेंटर का इन्फॉर्मेशंस ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसको एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए आप गूगलिंग कर सकता है, लेकिन आपको अपना आपको जो ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे आपको एक बीमार हुआ, आप बीमार का सोल्यूशन को निकालने के लिए आपको गूगल में नहीं जाना है। आप गूगल में जाइए जब आप डॉक्टर का जो एड्रेस देखने के लिए, या फिर हेल्थ सेंटर कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे जाना चाहिए, उसके लिए आप सोशल मीडिया को आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप ट्रीटमेंट के लिए आप सोशल मीडिया में जाओगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऐसा जगह में जाना चाहिए, आपको ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उसी में जाना चाहिए। आपको अगर ट्रीटमेंट में जाना है तो एक पर्टिकुलर एक हेल्थ सेंटर का जो वेबसाइट में आप जा सकता है, जहाँ से आपको ट्रीटमेंट ऑथेंटिक मिल सकता है। अदरवाइज सोशल मीडिया में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो भी एक आदमी ही लिखा होता है, और वो कितना वो आदमी वेल ट्रेन है और कितना वो एक्सपर्ट है वो पता नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके तो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डायरेक्ट मेडिसिन सोशल मीडिया से नहीं लेना है। सिर्फ आपका जो आइडियाज़ जनरेट करने के लिए और फैसिलिटी का जो एड्रेस वगैरह मिलने के लिए आप सोशल मीडिया में जा सकते हैं। ओके। तो हमारे यहाँ पर खास करके हमारे अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर जो अभी जो बहुत ज़्यादा बीमारी है, या फिर किस तरह के केसेस जो है अभी ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं आपको? जैसे अभी जब कैंसर का जब बात करेंगे तो मैं तो हेड एंड नेक और ये जो ENT का जो पेशेंट मैं देखता हूँ, एक है जैसे ओरल कैंसर। ओरल कैंसर अभी हमारा पापुम पारे जो है अभी नंबर 1 में है। टोबैको का जो टोबैको का वजह से जो कैंसर है, ओरल कैंसर जो है, मुंह का जो कैंसर है, अभी पापुम पारे जो है नंबर 1 में आता है। मतलब हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत बड़ा चीज़ है हम लोग के लिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ गया है। इसका कारण ये है कि टोबैको रेंडमली यूज़ कर रहे हैं, अब छोटे बच्चे लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़ा लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसका वजह से रैम्पेंट यूज ऑफ टोबैको, ये ओरल कैंसर जो है बहुत काफ़ी पेशेंट हम लोग देखते हैं, एवरी डे हम लोग देखते हैं। आज भी मैंने देखा एक दापोरिजो का एक पेशेंट मैंने देखा ओरल कैंसर। डेली हम लोग 2-3 केसेस हम लोग देखते हैं। वो एक है, और एक है नासोफेरेंजियल कैंसर। नासोफेरेंजियल कैंसर ये एक हम लोग NPC बोलता है, वो नाक का अंदर में रहता है कैंसर और गले तक भी आता है। ये एक हमारा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल एरिया में मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में मिलता है, नागालैंड में मिलता है, मेघालय में मिलता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा, साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। ये एक कारण है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल, जैसे हमारा जो ट्रैवल का जो खाने का जो स्टाइल है, जैसे हम लोग स्मोक मीट, जो स्मोक ड्राइड फिश वगैरह, जो स्मोक मीट, हर चीज़ को हम लोग स्मोक का आग का ऊपर में रखते हैं। जैसे उसमें हाइड्रोकार्बन बहुत होता है। जब हमारा जो खाने का चीज़ें मछली हो या फिर एनी टाइप ऑफ मीट है, हम लोग ऊपर में सुखाते हैं। इवन हमारा जो राइस का जो ये राइस से जो बनता है जो पिता जो, उसको भी हम लोग ऊपर में सुखा के खाते हैं। मतलब हर चीज़ हम बर्न करते हैं, जिसका कारण से उसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होता है और नाइट्रोसामाइन कंपाउंड जो बोलता है, जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कराता है। तो इसका वजह से भी ये जो नासोफेरेंजियल कैंसर, जो नेक का जो कैंसर है और नोज और नेक का बीच में जो एरिया है उसमें नासोफेरिंग्स बोलता है, उसमें जो होता है, ये हमारा ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी है और ये यंग एज में इफेक्ट होता है। जैसे स्पेशली जो लेडीज़ केसेस, लेडीज़ लोग को ज़्यादा हमने देखा है, अराउंड 30s में 40s में ये कैंसर काफ़ी है हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ये भी एक बड़ा चीज़ है। और अदरवाइज़ हमारा जैसे अभी ENT में जब बात करेंगे तो हमारा ईयर डिस्चार्ज, ईयर का बहुत पेशेंट है। और गले का जब कहेंगे तो टॉन्सिल एडिनोइड, जो बच्चे का टॉन्सिल फूल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और नोज़ में जब बोलेंगे तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो है महिलाओं को ज़्यादा होता है कैंसर, तो इसका क्या कारण हो सकता है? महिला का फीमेल प्रिपेंडरेंस बोलते हैं हम लोग। मतलब एक पर्टिकुलर महिला के लिए ऐसा बोल के नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि कैंसर का जो स्पेशली जो नासोफेरेंजियल का जब बात करेंगे तो फीमेल में ज़्यादा दिखा गया है कि कारण उसमें जेनेटिक प्रिपेंडरेंस जो बोलता है, जो फीमेल को ज़्यादा होता है, जेनेटिक फैक्टर है उसमें। कोई पर्टिकुलर फीमेल लोग ज़्यादा मीट खाता है ऐसा बोल के नहीं है। जो फीमेल कोई कैंसर ऐसा होता है, जेनेटिक फैक्टर्स उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस में जो फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप जो है उसमें फेवर करता है, इसका वजह से ये कैंसर जो है फीमेल में ज़्यादा है। कोई ऐसे भी हो जाते हैं कि
बहुत इग्नोर करते हैं, छोटे मोटे उसको केयरलेस करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास आते हैं मतलब बहुत ही लेट हो जाते हैं, फिर लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसे केसेस भी होते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। जब आप कैंसर, इसलिए कैंसर का जो अलार्मिंग, कैंसर का जो रेड फ्लैग जो होता है उसको जानना चाहिए। आपको जब भी रेड फ्लैग महसूस होता है आप जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर ऐसा बीमार है, आप अर्ली स्टेज में जब आओगे तो आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि HIV या फिर हेपेटाइटिस और क्या क्या इन्फेक्शन को कंपेयर करता है ना, कैंसर एकदम डेडली है, ऐसा नहीं है। कैंसर जो है आप अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट करेंगे तो उसका जो क्यूरेटिव में जाता है। अगर आप लेट स्टेज में जाएगा तो हम लोग पैलिएटिव बोलते हैं, जैसे तैसे आपको बचा के रखना है बस, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी ऐसे ही है। तो इसलिए जब हेड एंड नेक कैंसर का जब बात करेंगे तो आपको रेड फ्लैग को आप आइडेंटिफाई करना है। रेड फ्लैग क्या क्या हो सकता है, जैसे गले का हम जब बात करेंगे तो नंबर 1 हो गया स्टिकिंग सेंसेशंस। जैसे गले में आप स्टिकिंग सेंसेशन फील हो रहा है, या कुछ रसगुल्ला वगैरह खाने से यहाँ में फंसता है ना, इस तरह का जो सेंसेशन होता है वो एक अलार्मिंग हो सकता है। उसके बाद गले में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मतलब कुछ है जैसा महसूस करता है, दवा खाने से भी वो नहीं जाता है, वो एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का, तब भी आपको डॉक्टर के पास आना है। उसके बाद आप पहले से आप टोबैको यूज़ कर रहा है, पहले से आप जैसे टीन एज में आप छोटा से 15-16 ईयर से आपको टोबैको यूज़ कर रहा है और आपको गले से खसने का टाइम में कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी आप वो भी रेड फ्लैग माना जाता है, वो ऐसा होने से भी डॉक्टर के पास आना है। और एक है नेक स्वेलिंग, आपको यहाँ में एक स्वेलिंग महसूस हुआ जिसको आप टच करने से हार्ड होता है, अगर टच करने से हार्ड होता है और वो एक छोटा सा नेक यहाँ पे स्वेलिंग था और वो सडनली विदिन 2-3 डेज में या विदिन वीक में सडनली भर गया है, तो इस तरह से होने से वो कैंसर हो सकता है। तो ऐसा होने से आपको जल्दी से डॉक्टर के पास आना है। और एक एज फैक्टर होता है, जैसे 50 प्लस में अगर थोड़ा सा भी स्वेलिंग वगैरह है तो वो रिस्क ग्रुप में आता है। तो ऐसा होने से जैसे आपका माँ पिताजी का जो एज में, जो माँ पिताजी को साथ में जो रखा है, अगर ऐसा एज में अगर यहाँ कुछ फूल गया या नोज़ का ऊपर में जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ होने से उसको स्क्रीनिंग के लिए भी लेके आना है। और जब भी अपना डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या विलेज में या कहीं में भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम आजकल बहुत ऐसा चल रहा है, अगर ऐसे होने से बीच बीच में अपने आप को स्क्रीनिंग करा लेना है। अर्ली मतलब अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट कैंसर के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेट में आएंगे तब ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है और कैंसर भी जहाँ तहाँ फैल जाता है, तब ट्रीटमेंट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है अरुणाचल में दस्त का बहुत ही प्रॉब्लम है। आई थिंक मेरा ख्याल से कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा कि दस्त फ्री होगा। तो यहाँ पे जो इसके कारण जो है बहुत ही मतलब दस्त के कारण, जैसे आप निर्जुली टू नाहरलगुन कोई देख ले, दस्त के कारण जो है हम लोग गाड़ी धीरे धीरे चलाना पड़ता है। तो उसके कारण जो है एलर्जी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं नोज़ के, जो तोरे मतलब थोड़ा सा दस्त लगने पर भी जो है बार बार चीखे आने लगते हैं। और जस्ट बुक्स का जो डस्ट है वो भी लगने से बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और म्यूकस बार बार ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने दिया है, क्योंकि यहाँ अभी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चल रही है हमारा, स्पेशली नाहरलगुन और अरुणाचल का हर पार्ट में अभी रोड का कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, तो इसका वजह से डस्ट, स्पेशली जो डस्ट एलर्जी जो बोलता है, एलर्जी एक्चुअली बोलने से हम लोग ENT में जब देखा जाए तो एलर्जी अलग अलग तरह का होता है। एक तो डस्ट एलर्जी हो गया, एक हो गया एलर्जी टू सीजन, मतलब सीजन को भी कोई एलर्जी होता है, जैसे कोई ठंडा में या गर्म में कोई एलर्जी होता है। फिर एलर्जी टू ड्रग, मतलब दवा खाने से एलर्जी होता है। फिर एलर्जिक टू फूड सब्सटेंस, कोई मीट खाने से एलर्जी होता है, इस तरह से होता है। लेकिन जब हम डस्ट एलर्जी का जब बात करेंगे तो जब भी आप स्कूटी वगैरह में, स्कूटर में, आप 2 व्हीलर में जब जाएंगे तो आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वो मास्क मतलब आपको डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और फिर आप 4 व्हीलर में आप जाओगे तो 4 व्हीलर में तो आपको स्क्रीन, जो विंड स्क्रीन है उसको खोल के नहीं जाना है। उसके बाद अगर आप ऐसा एक्सपोज हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, घर में वापस आके आप उसको होम रेमेडीज़ है इसके लिए, जिसका एलर्जी ससेप्टेबल है, जो जिसको जल्दी एलर्जी हो जाता है, वो घर में आके आपको सलाइन वॉश करना है। सलाइन वॉश कैसा करना है, जैसे आप अपना घर में गर्म पानी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं आपको सलाइन ही करना है, आप नॉर्मल जो वाटर है उसको गर्म कीजिए, वार्म कीजिए। उसके बाद 10 ml का सिरिंज आप ले लीजिए,
उसके बाद आप उसका जो निडल पोर्शन है, निडल को आप निकाल लीजिए। तो निडल निकालने के बाद पानी को सिरिंज में लेके नोज़ में आपको फ्लश करना है। अब बेसिन में आप खड़ा होके डायरेक्ट फ्लश करना है। उसके बाद राइट लेफ्ट दोनों को फ्लश 2-3 बार करना है। तो उसमें क्या होता है कि वो जितना भी डस्ट है अंदर में जो जा चुका है वो सब वॉश अप हो जाता है। तो आपको रात को एलर्जी नहीं होगा ऐसा होने से। गर्म पानी से करना होता है, वो एक है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद उसको आप रेगुलर बेसिस में कीजिए। आप जो रेगुलर जो ऑफिस जाते हैं, जो रेगुलर दिन को एक्सपोज होते हैं, वो काफ़ी रिलीफ होगा। अदरवाइज अगर डस्ट अंदर में रहेगा तो वो अंदर में एलर्जिक रिएक्शन होगा, फिर आपका अंदर फूलेगा, फिर हमारा जो साइनस का जो फंक्शन है वो ड्रेनेज वगैरह सब ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हेडेक वगैरह शुरू हो जाता है। उसके बाद सेकेंड आप हॉट वाटर गार्गलिंग। अब ये जगह को, क्योंकि ऊपर में अगर डस्ट होगा तो डस्ट का सिक्रीशन से नीचे में भी आ जाते हैं, गले का जो पीछे से आके गले को इचिंग कराता है। तो साथ में आप हॉट वाटर गार्गल कर सकते हैं घर में आराम से, नमक थोड़ा सा दे के। ये सब होम रेमेडी है। दवा भी अवेलेबल होता है, लेकिन दवा के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। तो घर में आप आराम से ये सब कर सकता है, मतलब इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल आदमी भी कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल आदमी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्सपोज हो जाता है। तो नॉर्मल आदमी के लिए भी इसमें कोई हानिकारक नहीं है। तो हमारे यहाँ पर साइनस भी बहुत ही केसेस, जो साइनस के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा हो जाने से नाक के जो अंदर जो मांस है वो भी फूल जाते हैं। हाँ, वो एलर्जी की वजह से ही होता है। अंदर में हमारा टर्बिनेट जो बोलता है, जो दिखाई देता है, तो वो जो फूल जाता है, उसको फूलने की वजह से ब्लॉकेज होता है। तो इसमें मैं पब्लिक को ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा जो पब्लिक लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लोकल ट्रीटमेंट, यहाँ जो स्पेशली हमारा नाहरलगुन में स्टेडियम का सामने में लाइन जो बैठ रहा है, उसमें जाके ऐसे कुस के यहाँ में पूरा खून निकल के साइनस ट्रीटमेंट बोल के कराता है। उसके बाद हमारा इवन आलो में भी है, एक पहले करता था, आजकल पता नहीं है कि नहीं है। फिर असम में भी लोग स्पेशली जो इलेक्शन का समय में यहाँ से सुमो पूरा हायर करके सब जाता है उधर कराने के लिए, लेकिन उधर से कॉम्प्लिकेशन करा के हमारा पास आता है। यहाँ पे स्पेशली उन लोग, इनको तो पता नहीं होता है कि मतलब एनाटॉमी पता नहीं होता है। ये जो दिखाई देता है उसको पुताने का चक्कर में उनका जो डायरेक्शन इस तरफ चला जाता है। ऐसे करके हमारा जो ये पार्टीशन है, नाक और नाक दोनों, नाक का जो नाक का पार्टीशन होता है, सेप्टम जो हम लोग बोलते हैं, वो सेप्टम को पता देता है। तो ऐसा केसेस हमारा पास बहुत है, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है। आलो का भी है, इवन यहाँ नाहरलगुन का भी है, इवन असम का भी बहुत है ऐसा। इसलिए पब्लिक को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा लोकल ट्रीटमेंट नहीं मत करो, और नहीं तो ऐसे कुछ ऐसे पीस के डाल देते हैं अंदर में ना, तीख होता है बोलते हैं। तो ऐसे करके वो तीख टेम्प्रोरी थोड़ा सा हो सकता है, 2-3 दिन, वो क्यूरेटिव नहीं होता है। तो क्यूरेटिव तो उसके लिए हम लोग के पास है। हम लोग साइनस ऑपरेशन करते हैं आजकल, हम लोग एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जो बोलते हैं, हमारे यहाँ ट्रिम्स में होता है। तो आराम से आप लोग यहाँ पे आना चाहिए, हम लोग उसको ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। तो कुछ प्रोफेशन में ऐसे होते हैं कि ज़्यादा बात करना पड़ता है, जैसे कि टीचर्स हो गया, प्रोफेसर्स, डॉक्टर हो गया, लॉयर, डीजेस हो गया, हॉकर्स हो गया। उसमें मतलब वॉइस एब्यूज़ हो जाता है उन लोगों का, मतलब सूजन आ जाता है, टोन कम हो जाता है और डबल वॉइस निकलने लगते हैं। तो इसका कारण मतलब क्या होना चाहिए? ये इसमें हम लोग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स जो बोलते हैं, जो हमारा वॉइस को जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, स्पेशली जो टीचर्स है, रेगुलरली जो क्लासेस लेते हैं, और जो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर्स है, हॉकर्स है जैसे आपने बोला, जो और फास्टर वगैरह है, चर्च में जो ये करता है ना, वो प्रीचिंग करता है, तो वो सब का वोकल नोड्यूल हम लोग उसको देखा जाता है। हमारा बहुत पेशेंट है, सिंगर लोग भी है हमारा पेशेंट्स लोग, और टीचर्स लोग बहुत है। तो इसमें इसका कारण ये है कि मतलब जब हम फ्रिक्वेंटली जब वॉइस को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड जो है, 2 वोकल कॉर्ड है, राइट लेफ्ट, वो जब भी हम बात, अभी जैसे मैंने बात कर रहा है तो मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन होते होते वो भी एक फाइबर है। तो जैसे एक इलास्टिक फाइबर को आप फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट कराते रहेंगे तो वो एक फैटिक हो जाता है, थक जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ में भी मसल्स लोग जो है फैटिक हो जाते हैं। आप उसको फैटिक रेस्ट करने का टाइम देना चाहिए। तो रेस्ट टाइम नहीं देके डेली आप जब ज़ोर ज़ोर से आप बात करते रहेंगे, या सिंगर लोग भी अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो क्या होता है कि वो एक लेवल में जाके थक जाता है वो ना। तो थक जाके वो एट्रोफी बोलते हैं हम लोग, वो जो थक के वो सूजन हो जाता है, फूल जाता है। तो बाद में वो क्रोनिक फूलने का बावजूद भी आप उसको फिर यूज़ करते रह रहे हैं, और ऊपर से आप सिगरेट लेंगे साथ में। कोई सिंगर लोग सिगरेट लेता है ना, गाना भी गाएगा फिर सिगरेट भी लेगा, ऐसा होता है। तो सिगरेट लेने से भी वो फिर वो जो उसका जो वोकल कॉर्ड में फाइबर में इफेक्ट होता है, तो ऐसा हो के वो फूल जाता है।
तो पुल के फिर आप उसको प्रिवेंट नहीं करेगा, ट्रीटमेंट नहीं करेगा, तो वो जब बाद में जाके एक नोड्यूल फॉर्म होता है, मतलब स्वेलिंग होके नोड्यूल फॉर्म, हम लोग बोकेल नोड्यूल बोलता है और उसको सिंगर्स नोड्यूल भी बोलते हैं हम लोग। तो वो ऐसा होके वो एक बीमारी का रूप में आ जाता है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड माना जाता है इसको। सिर्फ ये नहीं है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, जैसे अभी स्टूडियो में जो काम कर रहा है, जो साउंड में जो काम कर रहा है रिकॉर्डिंग वगैरह में, उनका भी ईयर में प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ईयर का भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो बोलते हैं हम लोग, वो भी स्टूडियो वगैरह में काम करने वाला, एयरपोर्ट में काम करने वाला, ट्रेन स्टेशन में काम करने वाला, और जैसे फोर्स में जो काम करता है, फायरिंग रेंज में काम करने वाला, उन लोग अगर यहाँ हमेशा प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं लेगा तो फिर परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं हम लोग। तो एज ए अरुणाचल में आपको अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो आप क्या होगा वो? मेरा तो मानना ये है कि हमारा जो रूरल सेटअप, स्पेशली जितना हमारा पॉपुलेशन देखा गया, ज़्यादातर देखा गया, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जो है रूरल में रहता है, बस्ती में ही रहता है। अभी ईटानगर नाहरलगुन को छोड़ के बाकी में जब देखा जाए तो हमारा जो डिजीज़ बर्डन जो है रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो बीमार होके उन लोग हम लोग का ट्रिम्स में आ जाते हैं, बस्ती का आदमी लोग। तो इसलिए हम लोग का फोकस ऐसा होना चाहिए कि मतलब रूरल बेस्ड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल बेस्ड हम लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये सब होना चाहिए। हमारा फोकस अभी का सिचुएशन में हम लोग बस्ती लेवल का जो हेल्थ सेंटर है, पीएचसी या सीएचसी लेवल का, उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करना है। तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डॉक्टर भी उधर जाएगा। अभी डॉक्टर क्यों उधर नहीं जाता है? क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं होता है, घर बैठने का नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो इस तरह से होता है। तो इसलिए हमारा अभी का फोकस ऐसा होना चाहिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो है पब्लिक डायरेक्ट जो एक्सेस पॉइंट जो है डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटीज़ है, उसको अभी हम लोग फोकस होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक का जो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक जब प्रिवेंशन पार्ट को हम लोग ध्यान देना चाहिए, प्रिवेंशन पार्ट को भी हम लोग को गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पब्लिक जब जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है बोल के अगर पब्लिक को पता नहीं है तो वो पीते रहेगा ना, ये जस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह से ये प्रिवेंटिव पार्ट को हमारा जो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग बीमार को बचने के लिए खुद ब खुद अपना आप प्रिवेंट हो जाए। और ये एक चीज़ है। उसके बाद फिर हमारा जो बस्ती लेवल का जो वर्कर्स है उनको ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए और ज़्यादा सैलरी वगैरह बढ़ा के, जैसे आशा हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, या फिर जो बस्ती लेवल का जो ग्राम पंचायत टाइप का जो होता है, तो उनको भी हम लोग हेल्थ ट्रेनिंग दे सकता है, उनको हेल्थ अवेयरनेस हेल्थ छोटा छोटा ड्रेसिंग, छोटा छोटा इंजेक्शन, ये सब करने के लिए बस्ती से मतलब टाउन में आने का ज़रूरत नहीं है। बस्ती में ही मतलब ये सब ट्रेन करके उनको बस्ती में ही हैंडल कर सकना चाहिए। तभी हमारा जो 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 रूट लेवल का जो चीज़ है वो ठीक नहीं होने से, हम लोग यहाँ में करते रहने से भी जब स्टेटिस्टिक्स खराब है तो हमारा जो हेल्थ इंडिकेटर जो है वो हमेशा धीरेंज ही रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो बस्ती लेवल का जो रूरल पॉपुलेशन को हम लोग टारगेट करना चाहिए। तो मेरा ये आखिरी सवाल होगा, सवाल भी नहीं है, मतलब आप अरुणाचल वासियों को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये वर्ल्ड हेल्थ डे का अवसर पर मैं पब्लिक को ये स्पेशली जो हेल्थ फॉर ऑल जो बोलता है, हेल्थ है तो हम हैं। अगर हम हेल्थ नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो हम नहीं है। आप जितना भी कमाओ, जितना भी आप काम करो, आपका हेल्थ जब परमिट नहीं करेगा तो आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को एक टाइम देना चाहिए। आप अपने आप को, आपका फैमिली को आप टाइम देना चाहिए बोलते हैं, अपना प्रोफेशन को टाइम देना चाहिए, अपना ऑफिस को टाइम देना चाहिए बोलते हैं, लेकिन आप अपने आप को टाइम कितना देता है, ये चीज़ आप अपने आप को डेली पूछना है। आप अपने आप को क्या टाइम दे रहा है, यानी कि आप अपने आप के लिए भी एक कुछ टाइम देना है। आपका लेजर टाइम, आपका एक बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज, वॉकिंग टाइम, मेडिटेशंस का कुछ टाइम, या फिर अपना ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए, अपना बदन को अच्छा देखने के लिए, अपना बदन को सफाई रखने के लिए, या अपना बदन को केयर करने के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। हमारा 24 आवर्स में से आप एटलीस्ट कुछ समय निकालिए कि अपना हेल्थ को ध्यान दें। तो यही मेरा मैसेज है वर्ल्ड हेल्थ डे में।
ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।